नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज फिर से रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका सीरीज मैं लेके आया हूं, जो कि आज 5वां सीरीज है। तो चलिए इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। जैसा कि पता है दोस्तों कि रेलवे में संभवतः 40 से 50% क्वेश्चन हूबहू रिपीट हो रहे हैं और संभवतः हर बार रिपीट होते हैं। वैसे तो सारे एग्जाम में होते हैं, लेकिन रेलवे में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये ना सिर्फ आपको रेलवे ग्रुप डी, इसके अलावा आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ भी आप रिलेवेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि गैस की जो मात्रा बोले तो यानी मास। तो कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके होता है? तो दाब का होता है। ये क्या होता है? दाब का होता है। लेकिन आप फ्रेंड, आप चीज़ों को डायरेक्ट बिना समझे हुए ना चलिएगा तो ये गलत भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मात्रा का कभी व्युत्क्रमानुपाती हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए मास जो होता है, मात्रा बोले तो यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है हमेशा किसी भी चीज़ का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समय स्थान के चेंजिंग के साथ उसका भार में चेंजिंग हो सकता है। यानी कि जी का मान ध्रुवों पर अलग अलग होता है, धरती पर हमारे अलग अलग होता है, ध्रुव की तरफ बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या होगा, उसका भार में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान चाहे तो आप चांद पे चाहे कहीं भी ले जाइए, मास में उसका कभी कोई चेंजिंग हो नहीं सकता है। ठीक है, चाहे वो प्रेशर घटा दे या बढ़ा दे, उससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मात्रा का आयतन होगा। मात्रा का आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि कोई गैस है तो गैस को देखिए, आप छोटा सा अगर प्रेशर ज़्यादा रख ले हैं तो आप इसमें भी रख सकते हैं गैस को। लेकिन यही गैस को अगर प्रेशर नहीं है, बड़ा बैग में रखते हैं तो प्रेशर कम जाता है। यानी कि प्रेशर यदि कम रहेगा या खुला में छोड़ देते तो और बहुत सारा एरिया ले लेता है। तो यही है, कह रहा है गैस की मात्रा का वॉल्यूम, मात्रा का आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज़ याद रखना है हमको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो हमको याद रखना है कि गैस की मात्रा उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? दाब के होता है। यानी कि दाब बढ़ता है तो गैस का जो आयतन होता है वो कमेगा, यदि दाब घटेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। आप हवा का एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हवा देखिए खुला में छोड़ देते हैं तो कितना ज़्यादा एरिया लेता है, लेकिन वहीं अगर उसको किसी एक डब्बा में बंद कर दिया जाए तो वो बहुत कम ही एरिया में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि होगा? तो देखिए ये होता है 2 गुना वृद्धि होगा। यहाँ पे क्या होता है, 3 गुना वृद्धि होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि आप कंसेप्ट को नहीं समझते तो यहाँ पर भी आप धोखा खा जाइएगा। क्योंकि संभवतः हम लोग ये देखते हैं कि यदि किसी वस्तु है, उसका गतिज ऊर्जा को यदि हम दोगुना कर दिया जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो गतिज ऊर्जा होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। ऐसे हम लोग रट के रखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रटना नहीं, चीज़ को समझना है। आप देखिए यहाँ पर 3 कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको ऑप्शन में 4 भी दिखेगा, आप 4 लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, चूँकि मैं खुद भी देखा हूँ सेट में। ठीक है, तो अब देखिए गतिज ऊर्जा का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो अब देखिए हाफ mv² मान के चलिए, इतना तो कांस्टेंट होता है दोनों में। हमको कह रहा है वेलोसिटी दोगुना करने, तो सपोज इसका वेलोसिटी हम 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 4 हो जा रहा है। वहीं मान लिया जाए कि हम इसकी गतिज ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। तो दोगुना कर दिए तो हम क्या कर दिए, 1/2 m और v के जगह पर हम क्या कर दिए, यहाँ पर 2 लेके हम एग्जांपल लिए हैं, समझे हैं, तो यहाँ पर हम 4 ले लेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 हो जाएगा। तो अब देखिए शुरुआती हमको क्या था, 4 मिल रहा था, लेकिन अभी हमको क्या मिल रहा है, 16। हाफ mv² से mv² तो दोनों कट ही जाएगा, तो इसको हम काउंटे नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों तरफ से कट जा रहा है तो ये इसको हम बात ही नहीं करेंगे, दोनों काट देंगे। तब देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है और यदि उसका हम वेलोसिटी को दोगुना कर रहे हैं तो हमको 16 मिल रहा है, यानी कि इससे ठीक 4 गुना मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो चलिए फ्रेंड इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे देखिए शुरुआती में क्या होगा, हाफ mv² हुआ, हाफ mv² हो गया।
फिर हम बाद में इसका क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा वेलोसिटी को दोगुना कर देते हैं। तो हम उसके लिए भी लिखते हैं यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर अब देखिए mv हाफ mv दोनों तरफ से हम काट देते हैं, ठीक है, कट जाएगा। अब शुरुआती हम वेलोसिटी मान के लिए 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, v स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन शुरुआती अगर हम 2 लेते हैं तो इसके दोगुना लेंगे, यानी कि इसका 4 ले लेंगे वेलोसिटी, तो v2 यहाँ पर v हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 4 ले लेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, v का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखिए यहाँ पर शुरुआती में हमको 4 मिल रहा था गतिज ऊर्जा 4, लेकिन यहाँ पर हमको 16 मिल रहा है, यानी कि ठीक इससे 4 गुना मिल रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शुरुआती वेग से दोगुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हो जाएगा, यानी कि बात ये नहीं पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जा रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कितना अधिक हो रहा है। तो फ्रेंड आप बताइए, 4 यहाँ पे भी है और 16 यहाँ पे भी है, तो हम 4 पहले अलग करके लिखेंगे, 4 + 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 तो इसके बराबर था, तो अधिक कितना है, 12 ही ना है अधिक, तो 12 कितना गुना होगा, इसका 3 गुना होगा, यानी 4 × 3 होता है। तो यानी अधिक इसके पास कितना है, यानी अधिक इसके पास 3 गुना ही है, ना कि 4 गुना है। तो आप ऑप्शन 4 देख के 4 ना लगा दें, इसलिए चीज़ को समझते चलें। अब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हर सेट में 3 से 4 न्यूमेरिकल लगभग पूछे जा रहे हैं, लगभग हर सेट में पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके रिजल्ट में। अगर आप न्यूमेरिकल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, चैनल पे कंटिन्यू अपलोड हो रहा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप देख के अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगामी किसी भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। और इसको एक एग्जांपल से समझिए, मान के चलिए कि आपके पास 100 रुपया है, अगला के पास कितना है, 400 रुपया है। तो आप बताइए, आप पूछेगा आपसे आपका कितना गुना है, उसके पास तो 4 गुना है, लेकिन पूछेगा कितना गुना अधिक है, तो 3 ही गुना ना होगा। 100 रुपया आपके पास, 100 रुपये उसके पास भी निकाल देंगे तो 300 रुपया एक्स्ट्रा बचता है, यानी अधिक बचता है। तो आपके रुपये का 3 गुना हुआ, यानी 300। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर समझिए, जो कि देखिए क्वेश्चन जो भी सेट किया है बहुत थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि होगा 3 गुना ही वृद्धि होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वंशागुणत की वंशानुक्रम की इकाई क्या होता है, तो ये होता है जीन, होता है जीन हो जाता है, यानी कि वंश टू वंश जो ट्रांसफ़र होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो होता है जीन ही होता है, ठीक है। कहता है पानी में एक अम्ल या क्षार के विलय करने से सिलेक्ट करने को किस नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट कहता है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, यानी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होता है। पानी में एक अम्ल या क्षार को विलय कर देंगे ना तो वो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया ही होता है। और अभी जो रिसेंटली हम सुने थे कि चाइना ने एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, तो कहीं ना कहीं वो सूर्य नहीं है, वो बस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वहाँ पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो रही है। उतना टेम्परेचर वो राइज कर चुका है जिससे कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है और इसी को खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कौन अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, तो ये खेलते हैं चूहा खेलते हैं, यानी चूहा जो होते हैं अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करते हैं, अल्ट्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है, ये है एक्टिनाइड श्रेणी का है। कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड श्रेणी के, एक होता है एक्टिनाइड, एक होता है लेंथेनाइड, जो कि पीरियोडिक टेबल में नीचे की होता है दिया जाता है। तो कैलिफोर्नियम जो होता है उसी का सदस्य होता है एक्टिनाइड श्रेणी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3H8 होता है, यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, प्रोपेन का सूत्र हो गया C3H8 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। एक होता है ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मक्षेपी का मतलब हुआ जिससे ऊष्मा निकलता है, वह रिएक्शन जिससे कि ऊष्मा निकलता है, ठीक है। और जैसे कि आग का जलना हो गया तो इसमें ऊष्मा निकल रहा है। वहीं एक बात होता है कि ऊष्मशोषी हो गया और एक होता है
अभी जो की बात बताएं, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी भी क्रिया। तो ऊष्मक्षेपी जिससे हीट निकलता है, ऊष्मशोषी जो कि हीट लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवाज सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो फर्स्ट में होता है ये। कहता है आधुनिक आवाज सारणी के किस समूह? तो ग्रुप 1 में, यानी समूह 1 में क्या होता है? समूह 7 तत्व होता है। 1 में होता है जो 7 तत्व होता है, केवल 7 तत्व होता है समूह 1 में। नेक्स्ट देखते हैं, जब 8 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग में 4 मीटर सेकेंड इन्वर्स से 9 मीटर सेकेंड इन्वर्स तक बढ़ा देता है, तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए, ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल अगर आप देखना चाहते हैं बेसिक से तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही अपडेट किया जा रहा है, न्यूमेरिकल का भी पार्ट किया जा रहा है। ठीक है, फ़िलहाल देखिए ये क्या होता है, कह रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है 4, फाइनल वेलोसिटी कितना है? v, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि लगाए गए बल का परिमाण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है फ्रेंड, आप पढ़े होंगे, v बराबर u प्लस 80 होता है। ठीक है, v कितना है? 9 है, u कितना है? 5 दिया हुआ है, सॉरी 4 दिया हुआ है, प्लस a तो हमको पता नहीं है, लेकिन t दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो अब देखिए ये 4 इधर आएगा, 9 से माइनस होगा तो बच जाएगा कितना? 5 बच जाएगा। 5 बराबर a गुने 2, यानी a जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 5/2। a बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a बराबर 5/2 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब हमारा a का मान 5/2 निकल गया है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन हमको निकल गया है, तो अब हम बल निकालते। तो बल बराबर F बराबर क्या होता है? ma होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो मास हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 8 किलो, a कितना है? 5/2 है, तो हम 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, तो 5 चौके 20 आ गया, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन हमारा बल आ गया। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, या वीडियो को रोक के समझ सकते हैं। और साथ ही अगर आप बेसिक से इसको सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही अपडेट हो रहा है वीडियो टॉपिक वाइज, जिस पे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय गैसें कौन सा है? तो क्रिप्टॉन एक निष्क्रिय गैसें होते हैं, और याद रखें एक रेडॉन भी निष्क्रिय गैसें हैं जो कि वायुमंडल में कभी मिलता ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस भी कहते थे, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये हुआ पायरुवेट का विघटन वहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है? तो देखिए समतल दर्पण से जो भी बनेगा ना, समान आकार का बनेगा, सीधा बनेगा, पार्श्व बनेगा। पार्श्व बोले तो जैसे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ लगेगा राइट हैंड है, तो उस तरह से पार्श्व होता है, उल्टा बनता है और आभासी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा द्वारा। स्क्लेरेनकाइमा जो कि कठोर भी होता है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा ही नारियल की छाल का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राम एक 90 मीटर तालाब में तैरता है और वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस आने उसी रास्ते में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, यानी 90 मीटर जाता है और 90 मीटर आता है, तो कुल कितना आ गया? 180 मीटर गया। और कह रहा है टाइम कितना ले रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड से हम डिवाइड दे देंगे, 18 3 मीटर हो जाएगा इसका पर सेकंड चाल हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा चाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पे कहता है एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाला आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल से धक्का देगा। यानी कि कहता है ना कि एक 70 किलोग्राम का कोई आदमी है, यहाँ पे ये है आदमी जो कि 70 किलोग्राम का है, और ये आदमी जो कि है कितना का है, ये आदमी है जो कि 50 किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का। ये इसको कितना 50 न्यूटन से धक्का देता है, ये इसको देता है, तो कह रहा है ये इसको कितना से धक्का देगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो न्यूटन का तृतीय गति के नियम के अनुसार बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन में इतना सारा डाटा दिया हुआ है, आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ पे जितना न्यूटन से हम जिस पे धक्का देंगे वो भी हम पे उतना ही न्यूटन से बल लगाएगा। ये कहता है थर्मोडायनेमिक का न्यूटन का तृतीय नियम कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जो जितना पर धक्का जैसे लगाएगा वही इक्वल डायरेक्शन में उतना ही धक्का वो एक दूसरे पर लगाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर ये 50 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 50 न्यूटन ही लगाएगा इस पर, ठीक है। तो हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, ये हो रहा है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो आप इसको याद रखें। डार्विन ने किया था, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक थे डार्विन, ठीक है। तो फ्रेंड, वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही वीडियो में, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और एक के बाद एक वीडियो इस पर अपडेट किया जा रहा है। और साथ ही एग्ज़ाम रिलेटेड भी कोई नोटिफिकेशन हो तो वो भी यहाँ पर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना कमेंट करके अपना राय दें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।